नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर कोटद्वार से है, जहां नगर निगम में 1.5 करोड़ का गबन पकड़ा गया है, जिसके मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम में लिपि के पद पर तैनात पंकज ने ठेकेदार के साथ मिलकर फर्जी बिल और नगर आयुक्त के फर्जी साइन कर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की है। मामले में आरोपी समेत 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 आरोपी फरार है। वहीं मामले में पुलिस ने अब 7 आरोपी पर गैंग बनाकर सरकारी धन का गबन करने के आरोपों के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखिए, नगर निगम में जो सरकारी पैसा है उसके गबन को लेकर 3 केस रजिस्टर हुए थे पिछले वर्ष, और जिनमें जो गबन है वो बड़े स्तर पर होना पाया गया। तो इस संबंध में 7 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और कल एक केस दर्ज करने के बाद अब उस पर विवेचना जारी है। ये गैंगस्टर एक्ट में सबसे पहले जो उनकी चार्जशीट्स हैं उनको देखा जाएगा और फिर जो भी उनकी गिरफ्तारियां होना और बाकी जो आगे की कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। अंजना गोयल कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजना, इस बात का उजागर किस तरीके से हुआ? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से नगर निगम में एक बहुत बड़ा घोटाला इन 7 लोगों के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर जब आयुक्त किशन सिंह नेगी थे, उनको थोड़ा सा शक होने पर उन्होंने सभी फाइलों को जांचा और उसके बाद जब उन्होंने इतना बड़े गबन की पुष्टि हुई तो उसमें उसके खिलाफ फिर थाने में कोटद्वार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस तरह से ये मामला सामने उजागर हुआ। तो ये गबन कितने दिनों से चल रही थी सरकार के नाकों के नीचे? ये काफी लंबे समय से ये गबन चल रहा था, लेकिन जिसमें कहीं न कहीं लगता है कि इतनी बड़ी गबन अगर हुई है तो विभाग के अंदर ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मिली भगत से हुई है। और जब जानकारी पूरी सामने आई तो निगम के ही कुछ जो अकाउंट देखते थे उनके द्वारा ही इस तरह के गबन किया गया था। कुल मिलाकर कितने आरोपी हैं? इसमें 7 आरोपी पाए गए हैं, कुछ अभी फरार चल रहे हैं और कुछ की कोटद्वार थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से उनको पुलिस हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया था। क्या ऊपर से भी इनको सहयोग मिल रहा था? जी, इस चीज को हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बड़े गबन अगर सरकारी विभाग में होता तो कहीं ना कहीं से तो चार्ज जुड़े हुए होंगे, जो कि पूरा ऊपर से भी इनको थोड़ा कहीं ना कहीं सहमति हो रही होगी, क्योंकि 1.5 करोड़ की रकम जो होती कोई छोटी रकम नहीं होती है सरकारी विभाग की। ठीक है अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड में कुछ महीनों बाद चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की तैयारी है कि हर 30 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाए। वर्तमान में चारधाम मार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक कार और बसों की बैटरियों की क्षमता तय है। इसके साथ ही तय किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद उन्हें चार्ज करना होता है। चार्जिंग पॉइंट ना होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्वामी और वाहन चालक लंबा सफर करने से हिचकिचाते हैं। साथ ही चारधाम रूट की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके लिए परिवहन विभाग ने ये चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। हाँ, चारधाम यात्रा का जो मार्ग है हमारा, उन मार्गों पे हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं और ये काफ़ी आगे तक बढ़ भी चुका है। इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसको बनाया जा रहा था और हर एक जो मार्ग है उसमें कुछ कुछ दूरी पे हम लोग चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे मेन ज़रूरी पार्ट होता है चार्जिंग स्टेशन। जिससे नॉर्मल गाड़ी के लिए ईंधन होता है, तेल पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसी के रूप में यहाँ चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात चल रही है। बात क्या, उसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हो सकता है कि आपको नए जो चारधाम यात्रा का जो सीजन आएगा उसमें काफ़ी आपको चार्जिंग स्टेशन बने हुए मिल जाएंगे। तुषार गुप्ता सीधे देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, चारधाम यात्रा की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, संदर्भ में क्या क्या काम हो रहे हैं? देखिए, चारधाम यात्रा की बात की जाए तो हर साल चारधाम यात्रा होती है और अप्रैल महीने से ये चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है। तो एक इकोसिस्टम को बचाने के लिए, साथ साथ इको फ्रेंडली बनने के लिए अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का जिस तरह से प्रचलन बढ़ गया है, उसे देखते हुए अब परिवहन विभाग और साथ साथ जो कहा जा सकता है कि जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है वो इसके साथ मिलकर एक चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे जो 30 किलोमीटर के दायरे में, हर 30 किलोमीटर में देखने को मिलेंगे। अगर चारधाम की यात्रा का रूट बताया जाए तो
करीब का 900 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है। ऐसे में जो लोग हैं वो अत्यधिक यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं जो डीजल्स गाड़ियाँ हैं वो अत्यधिक देखने को मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसे नुकसान पहुँचता है, क्योंकि ऊपर का इलाका है, जो हाइट्स है वहाँ पर अत्यधिक प्रदूषण फैलने से गर्मियाँ, ग्लोबल वार्मिंग की जो परेशानी है वो देखने को मिलती है। और ऐसे में सरकार भी चाहती है कि जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़े। ऐसे में जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है उनके द्वारा जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जा रहे हैं चारधाम यात्रा को देखते हुए, ताकि जो आने वाला चारधाम यात्रा हो वो पर्यावरण के बिल्कुल हित में हो। और इसी के तहत जो परिवहन विभाग है वो भी इनका साथ दे रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी की बात की जाए और बसों की बात की जाए तो इनकी बैटरीज की एक सीमित संख्या होती है कि इतनी किलोमीटर से ये चल पाती हैं। ऐसे में जब ये किलोमीटर्स खत्म हो जाते हैं इन्हें चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, और कुछ लोग हिचकिचाते हैं चारधाम यात्रा में कि उन्हें चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और इसके कारण या इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी पहाड़ों में। ऐसे में उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे में पहले से ही जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है उन्होंने ये चार्जिंग स्पॉट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और ये जल्द जो ये अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होगी उसमें कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जितने भी ये चार्जिंग पॉइंट्स 30 किलोमीटर के दायरे में बनते रहें चार्जिंग पॉइंट, और इससे जो यात्री आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से उन्हें सुविधा मिल सके। जी 900 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग है और 30 किलोमीटर तक ये बनाया जाना है। क्या आने वाले दिनों में और भी इसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए 30 किलोमीटर की जो बात की जा रही है, 30 किलोमीटर के पैच दिए जाएंगे। 900 किलोमीटर के पूरे में 30 किलोमीटर के पैच दिए जाएंगे, ताकि जो यात्री लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है उसे 30 किलोमीटर बाद फिर चार्जिंग पॉइंट मिल जाए, अगर उनकी गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही है। क्योंकि चारधाम यात्रा में हमने देखा है कि जो भीड़ है वो अत्यधिक होती है और कई जगह जाम की स्थितियाँ भी होती है। ऐसे में जो किलोमीटर्स हैं बैटरीज के वो काफ़ी गिर जाते हैं, और इसकी आपूर्ति करने के लिए जो 30 किलोमीटर में पैच बनाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि जो यात्री आ रहे हैं, जो बाहर से बसें साथ साथ जो स्थानीय बसें चल रही हैं निगम द्वारा, उसे सहायता मिल सके और लोग ये चार्जिंग स्पॉट्स में चार्ज कर सके। वहीं जो चार्जिंग स्पॉट्स बनेंगे उसके पास रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे स्थानीय लोगों के द्वारा, ताकि जो क्योंकि 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता है फुल चार्ज होने में दोबारा। ऐसे में जो यात्री आ रहे हैं, स्थानीय लोग आ रहे हैं, उनको स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, साथ साथ जो यात्रियाँ हों उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी आसपास मिल सके। जी तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की भी संख्या फिर बढ़ने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉनिक कार्स या फिर स्कूटर्स की बात की जाए तो लगातार इनकी जो मांग है या फिर कहा जाए जो डिमांड है वो अत्यधिक देखने को मिल रही है, क्योंकि इको फ्रेंडली है और बिजली जो पेट्रोल है, डीजल है, उससे सस्ती पड़ रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ीज़ की तरफ जा रहे हैं, और इससे ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो डीजल और पेट्रोल का जिस तरह से देखा जा रहा है कि गाड़ियाँ कम बननी भी शुरू हो गई है, क्योंकि डीजल बहुत सारी कंपनीज ने बंद कर दिया है, चाहे होंडा हो, होंडाई हो। तो कहा जा सकता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है धीरे धीरे डीजल्स बंद कर रही है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी है वो चलाई जाए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हमें देखने को मिल रही है पूरे विश्व में, जो गर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मैं देहरादून उत्तराखंड की बात करूं तो अभी तक बर्फ़बारी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से बढ़ गई है कि अभी तक जो बर्फ़बारी है और बारिश का सीज़न फिलहाल नहीं आया है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि चारधाम यात्रा में हम इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों को प्रमोट करें, ताकि जो पर्यावरण है उत्तराखंड का, साथ साथ कहा जा सकता है कि जो मौसम है वो बना रहे, और विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक मैसेज जाए कि उत्तराखंड जो चारधाम यात्रा है, चाहे तीर्थ यात्रा है पूरी, ऐसे में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उससे अत्यधिक यूज़ किया जा रहा है, ताकि एक मैसेज जाए ग्लोबल विश्व भर में कि किस तरह से जो तीर्थ यात्रा है वो चलाई जा रही है इलेक्ट्रिक माध्यम से। जी तुषार, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि चार्जिंग पॉइंट लगा तो दिए जाएंगे, लेकिन उसकी मेंटेनेंस किस तरीके से होगा, उसका ध्यान किस तरीके से रखा जाएगा? अगर बीच में कोई चार्जिंग पॉइंट खराब हो जाता है तो कितनी देर में उसको रिपेयर किया जाएगा? तो बैकअप प्लान लेके क्या सरकार चल रही है? देखिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चार्जिंग स्टेशन बनाया जाता है तो उसे मेंटेनेंस भी रखनी होगी, ये सरकार को याद रखना होगा। और इसके लिए जो गढ़वाल मंडल विकास निगम को जो जिम्मेदारी दी गई है उससे ये सुनिश्चित हो गया है कि ज़रूर इस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर ये स्टेशंस बनते हैं 30 किलोमीटर में तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो अप्रैल से लेकर ये करीब सितंबर अक्टूबर महीने तक चलती है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जो
चार्जिंग स्टेशन है उन्हें मेंटेन करते रहें। अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए भी बैकअप प्लान होने चाहिए। फिलहाल इसकी बात सामने नहीं आई, लेकिन सरकार इसके बारे में ज़रूर सोचेगी कि इसको भी मेंटेनेंस रेगुलेटरी किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में भी अगर टूरिस्ट आते हैं, विंटर्स में भी हमने देखा है कि जो उछले इलाके हैं वहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ की जो वादियाँ हैं उनका लुत्फ़ लेते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनका बार बार मेंटेनेंस भी होता रहे, ताकि जो टूरिस्ट हो वो ये बार बार यहाँ पर आते रहें और बेहिचक वो अपनी जो गाड़ियाँ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर लेकर आए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो। साथ साथ स्थानीय लोगों को जो इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग पॉइंट बनेंगे वहाँ पर अपना व्यापार भी कर सके। तो दोनों तरफ से एक सहूलियत होगी, जो बाहर से आएंगे और साथ साथ जो स्थानीय लोग होंगे उनको व्यापार मिलेगा, साथ साथ जो बाहर से लोग आएंगे उन्हें अत्यधिक सुविधाएं मिलेंगी चारधाम यात्रा में। ठीक है तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 30 किलोमीटर पर स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर 30 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन बनाया जाएगा, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो आसानी से चार्ज हो सके। और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर का प्रथम तल का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके शुभ अवसर पर आजकल जोशीमठ नगर में सारे मंदिरों में पूजा अनुष्ठान का विशेष आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आजकल राम भक्तों की टोली के द्वारा लगातार जोशीमठ नगर वासियों को राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान रामचंद्र के दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। बता दें कि इस शुभ अवसर पर राम भक्तों की टोली परसारी गांव पहुंची, जहां पर राम भक्तों की टोली के द्वारा सभी ग्रामीणों को भगवान रामचंद्र की तस्वीर के साथ में निमंत्रण पत्र देकर ग्रामीणों को अयोध्या में भगवान रामचंद्र के दर्शन के लिए चलने के लिए आमंत्रित किया गया। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न होने से इसका सीधा असर फसलों व बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है। इस पर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले साल यानी 2023 में बारिश दमाने से बहुत कम दर्ज की गई थी। फिर वो चाहे मैदानी इलाकों की बात की जाए या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की, प्री मानसून सीजन की बात करें या फिर पोस्ट मानसून सीजन की, बारिश का स्तर सामान्य से बहुत ही कम देखने को मिला है। जिस तरीके से बिना बारिश और बर्फबारी के इन दोनों पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ चुका है और मैदानी इलाकों में जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, उससे आम जनता की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। तो लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से शीतलहर चल रही है और बारिश ना होने के कारण आम जनता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जो अभी सीजन आपका रहा है, जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का। तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी, तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशिएंट रही है। और चाहे मंथ वाइज बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था। फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था, और दिसंबर में ये करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% के करीब रहा है। 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है, और जबकि नॉर्मल हमारा 55 mm है। तो उसी लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल जो पोस्ट मानसून सीजन है, हालांकि ये अगर और सीजन से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है, या फिर हायर रीचेज में जो स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम धामी ने की है समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। बैठक में आयुष को लेकर दिए गए हैं निर्देश। राज्य को आयुष के क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने के आदेश दिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां ये बैठक होनी थी, बैठक देखिए अब खत्म हो चुकी है। बैठक में आयुष को लेकर दिशा निर्देश दिए गए, किस तरीके से आयुष के क्षेत्र में कौन से काम जो है वो की जाए। और बता दें, जय समिट के बाद से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जो कि खत्म हो चुके हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक खत्म हो चुकी है। राज्य को आयुष के क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने के आदेश साफ तौर पे दे दिए गए हैं। तो बैठक में आयुष को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। तो बैठक सुबह से हो रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम धामी ने की है
समीक्षा बैठक, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक में आयुष को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य को आयुष के क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने के आदेश दिए गए हैं। अभी केंद्र हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभी ये बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो ये समीक्षा बैठक चल रही थी, इस बैठक में सीधे तौर पर अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड राज्य को आयुष के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, तो उसके लिए विभाग के अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा और तेज गति से काम यहाँ पर करने होंगे। जो विभाग की जो रणनीति है, उस रणनीति पर जो अभी तक की जो प्लानिंग की गई है, उस प्लानिंग को धरातल पर उतारना होगा ताकि आयुष के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में नंबर 1 यहाँ पर बन सके। क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार का वन संपदा यहाँ पर है, जिस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर है, तो ऐसे में लोगों के आकर्षण का केंद्र उत्तराखंड रहा है। तो अगर उसमें आयुष के सेक्टर में भी बेहतर काम यहाँ पर किया जाता है तो उत्तराखंड राज्य को इसका बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर दिशा निर्देश दे देंगे। इसके अलावा समीक्षा बैठक में जो इन्वेस्टर समिट के दौरान जो निवेश के करार यहाँ पर हुए थे, उन निवेश के करारों की ग्राउंडिंग को लेकर भी बातचीत यहाँ पर हुई है, मंथन यहाँ पर हुआ और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग की तरफ से विभाग के सचिव ने ग्राउंडिंग को लेकर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर मुख्यमंत्री के सम्मुख रखी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अभी तक के जो ग्राउंडिंग को लेकर जो यहाँ पर जो विभाग की तरफ से कार्य किए गए वो बेहतर स्तर पर है। ये कह सकते हैं कि जितने के MOU हैं उसके लगभग आधे 50% के निवेश के जो ग्राउंडिंग है वो विभाग की तरफ से धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतुष्ट नजर आए। साथ ही उनकी तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। परिवहन विभाग में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर अभी तक यातायात की सुविधा बेहतर नहीं हो पाई है, उन क्षेत्रों में नए बसों का संचालन करने के लिए निर्देश दे दिए गए ताकि उत्तराखंड राज्य में जो टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं, सैलानी यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको बेहतर आगे उनकी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को विभागीय कि जो वित्तीय स्थिति है उस वित्तीय स्थिति को भी सुधारने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न होने से इसका सीधा असर फसलों व बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है। इस पर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा है कि पिछले साल यानी 2023 में बारिश न आने से बहुत कम दर्ज की गई है, फिर वो चाहे मैदानी इलाकों की बात की जाए या पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, प्री मानसून सीजन की बात करें या फिर पोस्ट मानसून सीजन की, बारिश का स्तर सामान्य से बहुत कम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बिना बारिश और बर्फबारी के इन दिनों पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ चुका है और मैदानी इलाकों में जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है उससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जो अभी सीजन आपका रहा है जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का, तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशिएंट रही है। और चाहे मंथ वाइज बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था। फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था और दिसंबर में ये करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% के करीब रहा है। 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है और जबकि नॉर्मल हमारा 55 mm है। तो उसी लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल जो पोस्ट मानसून सीजन है, हालांकि ये अगर और सीजन से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है या फिर हायर रीचेज में स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। और सोशल मीडिया पर दो युवकों के स्थानीय लोगों द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना विकास नगर के बाड़वाला की बताई जा रही है, जिसमें बताया गया है कि युवकों ने नशे की लत के चलते चोरी करने की कोशिश की है, जिस पर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर उनकी पिटाई की है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने इस पर कहा है कि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, साथ ही किसी तरीके की कोई शिकायत भी इस मामले में पुलिस को नहीं मिली है। विकास नगर क्षेत्र अधिकारी से भी इस संबंध में जानकारी मांगी गई है, तब उन्होंने अपने सर्किल के अंतर्गत नारायण प्रभारी और चौकी प्रभारी के
संपर्क की, जिसके बाद मालूम हुआ कि अभी तक पुलिस को इसकी शिकायत नहीं मिली है, ना ही जिनकी पिटाई हुई है उनकी कोई पहचान हो सकी है और उनके परिजनों की ओर से भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। अभी तो बोल रहा था रोटी वाले गए। देखिए, वीडियो वायरल जो है शेयर किया गया था, उसको जब उसकी सत्यता जानने के लिए, चूंकि बताया कि विकास नगर के क्षेत्र का कहीं का मामला है, इसमें संबंधित क्षेत्राधिकारी से भी जानकारी की गई। उनके द्वारा अपने पूरे सर्किल के वहाँ के आसपास सभी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी से पूछा गया, तो ऐसी कोई भी शिकायत थाने पर अभी तक या चौकी पर इनफॉर्मली फॉर्मली नहीं आई। ना ही जिसकी पिटाई होने की बात आई उसकी कोई पहचान अभी तक हो पाई है, और न ही उसके परिजन या किसी के द्वारा इस पर शिकायत की गई है। लेकिन जो अब तक एक जानकारी जो आम लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि एक आटा चक्की के पास कहीं पर कोई नशे के उसमें चोरी कर रहा था, तो उसको वहाँ की पब्लिक ने पीटा। लेकिन वो मामला कहाँ का है एग्जैक्टली और किस तरह की घटना कहाँ हुई, इस पर पुलिस को बताया गया है कि जानकारी कर ले, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि घटनाक्रम कहाँ का था। और उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मैथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1.82 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 का इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी मंजुनाथ सी ने खुलासा करते हुए बताया कि देर रात पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान क्षेत्र में शंकर फार्म मोड़ पर एक बाइक सवार 3 लोगों को रोककर तलाशी ली गई, जिनके पास से 365 ग्राम MDMA ड्रग्स क्रिस्टल मैथ बरामद हुई। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे में 365 ग्राम MDMA जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है, क्रिस्टल मेथ को पकड़ा गया है। बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है ये उस तरफ कुमाऊं में, मतलब नैनीताल और अल्मोड़ा साइड में या हाई एंड रिजॉर्ट्स में संभवतः यूज़ के लिए जा रहा है। बहुत भारी तस्कर है ये अंडमान और निकोबार में एक भारी खेप इसके हाथ में लगी थी। ये तीनों लोग जो है बहुत शातिर अपराधीगण है। इसमें जो मास्टरमाइंड है शामिल, उसके ऊपर 22 मुकदमे हैं अलग अलग धाराओं का, जिसमें लूट, डकैती, NDPS के अलावा बहुत अलग धाराएं हैं। पीलीभीत से ये वांटेड है, मतलब अपराधी है, कई साल जेल में रहा है। 2021 से ये लोग, इनके पास एक बड़ी खेप आई थी, इसको खपाने की कोशिश किया, दोनों बार पकड़े गए, जेल गए, और आखिरी बार 2021 में SOG ने भेजा था उधम सिंह नगर पुलिस से। फिर अभी हाल ही में आया और फिर उस खपत बचा हुआ चीज़ को खपाने के चक्कर में थे, जो हमारा पुलभट्टा पुलिस द्वारा पकड़े गए। पुनः टीम को बहुत बहुत। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।